Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. This is the 24th episode of our PYQ discussion for JEE Mains 2024. हम 2023 के पेपर्स डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी पर्टिकुलरली अब हम लास्ट सेट ऑफ पेपर्स पर आ गए हैं. ये हमारा लास्ट सेट ऑफ पेपर्स है ऑफ अप्रैल 2023, 13th अप्रैल एंड 15th अप्रैल. 15th में एक ही पेपर हुआ था और 13th में सेशन 1 और सेशन 2 दो पेपर हुए थे. तो टोटल हम यहाँ आज तीनों पेपर के सिलेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. बट एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले आप में से कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमें रेगुलरली फॉलो तो कर रहे हैं, वीडियो देख तो रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू अस. तो अगर ऐसा है तो I request you to please subscribe to our channel. Share our video with your family, friends, peers या जो भी आपको लगे जो इन वीडियो को यूज़ कर सकता है और उनकी किसी तरह की कोई हेल्प हो सकती है. ठीक. और हाँ, जब भी आप इस वीडियो को छोड़ें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ड्रॉप अ लाइक एंड इफ पॉसिबल कमेंट ऑल्सो. चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन, क्योंकि 3 पेपर्स हम कंक्लूड करने वाले हैं आज. तो थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई हैव सिलेक्टेड आर 16 क्वेश्चंस. 16 सवाल, 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दीज 3 शिफ्ट हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड दैट कंटेन्स ओनली वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप. यहाँ बेसिक से मतलब है एसिड बेस, ओके, नॉट फंडामेंटल बेसिक. यहाँ बेसिक फंक्शनल ग्रुप मतलब it is alkaline in its chemical structure is okay. only one मतलब बाकियों में एक से ज़्यादा होंगे. अब जब बात अमीनो एसिड की जाती है तो डेफिनेटली अमीनो एसिड तो खुद ही RCHNH2COOH होता है, राइट. अमीनो एसिड ये चीज़ होती है, ये R बदलते चले जाते हैं. NH2 is 1, आप कह सकते हैं एसिडिक एंड 1 is COH. ये और बात है कि इसको अगर मैं डिटेल और ढंग से आगे स्टडी करूं तो एक्चुअल में इट इज नॉट द NH2 विच विल फंक्शन एज अ बेसिक एंड, है ना. जो बेसिक एंड फंक्शनिंग करता है वो तो होता है ज्विटर का CO-, और जो एसिडिक एंड का फंक्शन करता है वो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस NH2 दैट इज NH3+ होता है. ठीक. तो COO- या NH3+ जो भी हो या NH2 जो भी हो, लेकिन होता हमेशा एक ही बेसिक ग्रुप है. अनटिल एंड अनलेस दिस R हैज एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप्स, मतलब बेसिक अमीनो एसिड्स. आपको याद दिलाऊं कि अमीनो एसिड्स न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हो सकते हैं जहां इस R में कोई एक्स्ट्रा COH या NH2 ना हो, और मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दिस ओनली. ये R अगर एक्स्ट्रा COH रखता है सो दैट पूरे अमीनो एसिड में नंबर ऑफ COH इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स, तो वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड फिर एसिडिक अमीनो एसिड कहलाता है. और ऐसे 2 ही अमीनो एसिड हैं. कौन? एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. और अगर इस R में एक्स्ट्रा NH2 हो, और ये याद रखना कि NH2 जो है इट हैज टू बी प्योरली ऑफ अमीन फंक्शनल ग्रुप, नेवर ऑफ एनी अमाइड. अमाइड का NH2 कभी भी बेसिक नहीं होता. अगर वो बिहेव करेगा भी तो वो एसिडिक बिहेव करता है. याद करो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जहां KOH अटैक करके अमाइड का NH2 से H एब्स्ट्रैक्ट कराता है. ठीक. तो अमाइड का यानी एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड जैसे ही इनके थोड़े से चेंज, अमाइड्स, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन, वो 2 अमीनो एसिड है ना जो इन्हीं के भाई बंधु हैं, तो वो बेसिक अमीनो एसिड की लिस्टिंग में नहीं आएंगे. एसिडिक अमीनो एसिड में आप ये ना सोचिएगा कि भाई कोई भी जो बेस से रिएक्ट कर सकता हो और उसके पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप R में प्रेजेंट है तो वो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, वरना आप टायरोसिन में फिनोलिक OH को भी कहने लग जाएंगे.
राइट तो वो रिएक्ट कर सकता है, बट इट इज नॉट क्लासिफाइड इन दैट कैटेगरी ऑफ acidic amino acid. For a compound to be acidic amino acid, this R must have extra COH besides the basic NH2 and alpha NH2 and COH position that I have shown above. ठीक, अब यहाँ आते हैं हम. तो एसिडिक अमीनो एसिड के मैंने आपको दो नाम बताए. बेसिक अमीनो एसिड के 3 हैं. There are 3 and only 3 basic amino acids which are arginine, lysine and histidine. And for your revision, I have taken the structures from NCERT. अर्जिनिन में ये जो R मैंने लिखा है ये इस तरीके का होगा, और ये R, ये जो पोर्शन है आप याद करें ग्वानाडीन वाला सिस्टम है, और ग्वानाडीन सिस्टम तो बहुत बेसिक होता है. सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है ना, तो आप अर्जिनिन टिक करके आएंगे. ठीक, लाइसिन विच इज CH2 4 times NH2. ठीक, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन अपने आप में ये पूरा अमीनो एसिड है. इज दैट क्लियर? सॉरी, हिस्टिडीन यहाँ से ये ग्रुप निकल रहा है. सो ये R है. अब यहाँ ये N जो है ये बेस का फंक्शन करेगा. ये डबल बॉन्डेड N जो है रेजोनेंस में N माइनस बनेगा एंड विल एक्ट एज अ बेस. बचा कौन सा? एस्पार्जीन. ये जो एस्पार्जीन है ये अमाइड है. ये देखिए इसमें NH2 आपको दिख रहा है, बट ये बेसिक तो है नहीं, ये तो रेजोनेंस में है ना इसकी लोन पेयर, और अमाइड वाला NH2 is not basic. So the answer for this particular question is 3. Okay, asparagine has only one basic group, which is this alpha NH2. Here, let's move to question number 2. Given below are 2 statements. Statement 1, tropolone is an aromatic compound and has 8 pi electrons. ये पर्टिकुलर चीज कि क्या ट्रोपोलोन पूछा जा गया कहाँ है? NCERT 11th वॉल्यूम 2 जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जिसमें इंट्रोडक्शन है, प्यूरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, IUPAC, वहाँ आपको ट्रोपोन और ट्रोपोलोन की बातें मिलेगी. तो इफ दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोन. नाम याद रखिए, देखो ओन, ओनली, कीटोन. ठीक, यहाँ ट्रोपोलोन है, तो जब ट्रोपोलोन की बात है मतलब कहीं ऑल भी आएगा, वो है ये देखिए ऑल एंड ओन, तो ये हो जाता है ट्रोपोलोन. ओके, तो ट्रोपोलोन is an aromatic compound and has 8 pi electrons. Certainly tropolone is an aromatic compound. It is cyclic, planar. Conjugation आप देख सकते हैं कि यहाँ conjugation होगा, बिल्कुल होगा, no problem, right? इस तरीके से यहाँ resonance possible है. ठीक, so yes, it is aromatic and has 8 pi electrons. Aromaticity की वजह से आपको लगेगा कि 4n+2, तो यहाँ 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? तो बेटा ये 4n+2 जो इक्वेट किए जाते हैं ना, ये सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन से इक्वेट किए जाते हैं जो साइक्लिक रेजोनेंस के अंदर हों. यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि 8 pi इलेक्ट्रॉन इन द साइकिल, इन द लूप. टोटल मॉलिक्यूल की बात की गई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 pi इलेक्ट्रॉन्स टोटल मॉलिक्यूल, क्योंकि कहीं मेंशन ही नहीं है कि ओनली इन द साइकिल, so this statement becomes true. Okay, pi electrons of carbonyl group in tropolone is involved in aromaticity. Now this statement is false because carbonyl के electrons are not participant of aromatic cloud. ये तो अंदर आएंगे ही नहीं. This electron goes towards oxygen. तो लूप के अंदर, यहाँ साइकिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कार्बोनिल के नहीं है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो हमें क्या आंसर चाहिए?
1 is true and 2 is false, and therefore answer for this is 2. Okay, let's move to question number 3rd. This is a very common reaction जो यहाँ use हुई है. Compound A from the following reaction sequence is. कोई compound A है, bromine CS2 at 0 to 5 degree centigrade, और उसके बाद NNA2HCl followed by H3PO2. It has to be aniline. ब्रोमीन CS2 की रिएक्शन ही दो ही जगह है, या तो फिनॉल और या एनिलीन, है ना. लेकिन जब ये रिएक्शन फिनॉल के लिए करवाई जाएगी कि ब्रोमीन CS2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आपको सिर्फ एक ही हैलोजन, एक ही ब्रोमीन इंट्रोड्यूस होता नजर आता है, क्योंकि फिनॉल इज नॉट दैट एक्टिवेटेड, उतनी एक्टिवेटेड नहीं है. पर जब ये रिएक्शन आप एनिलीन के लिए करें, चाहे टेम्परेचर कितना ही कम आप रख रहे हैं, स्टिल यू विल गेट 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. आपको वाटर अगर होता तब भी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और CS2 है तब भी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. दिस इज ऑब्टेन्ड एज वाइट प्रेसिपिटेट. ये वाइट प्रेसिपिटेट के तौर से मिलता है. अब इस पर डाला गया है NaNO2 प्लस HCl. इस पर अगर अब डाला NaNO2 प्लस HCl, तो दिस NH2 विल बिकम डाइजोनियम, है ना. तो ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन. ठीक, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन बना. एंड इन द लास्ट स्टेप इस डाइजोनियम की रिएक्शन H3PO2 से कराई गई है, जो इस N2 प्लस को हटाकर हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करता है. सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्राइब्रोमो बेंजीन. बट टू हैव दिस एज अ फाइनल प्रोडक्ट, द ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो A का होना चाहिए वो हमें मिला है aniline. So the answer for this is option number 4. Moving to question number 4. The major product of the following reaction is. अब देखिए ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं, OH and SH. ओके, और ये जो सिस्टम दिया है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट. यहाँ रेजोनेंस संभव है. CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस. और अब इस पर SHOH. अब आप देखें कि सल्फर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, सो दिस विल अटैक CH2S, ओके, 1 कार्बन 2 कार्बन OH, यहाँ पर H पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस. अब इस जगह भी तो रेजोनेंस होगा. दिस इज ऑल्सो रेजोनेटिंग. ये स्ट्रक्चर में भी रेजोनेंस है. CH2CH माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये बना SH CH2CH2OH. इस सल्फर पर प्लस है. अब OH और सल्फर से अटैच H की बात करूं तो सल्फर का अटैच इज मोर एसिडिक एंड दिस इज एक्टिंग एज अ बेस. तो ये यहाँ से H ले लेगा और ये बन जाएगा अब सल्फर. सल्फर की एक तरफ है CH2CH2OH, दूसरी तरफ है CH2CH, राइट, एंड CN. ऐसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ ढूंढना है. और मेरे ख्याल से ये पहला स्ट्रक्चर ही CH2CH2OH CH2CH2CN ये हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है. तो आंसर इज 1, करेक्ट. ये क्यों गलत हुआ? इसमें अटैक ऑक्सीजन से लिया गया है. ऑक्सीजन एंड सल्फर में सल्फर इज फार बेटर एज अ न्यूक्लियोफाइल.
इन दोनों में खराबी ये है कि ये डायरेक्टली साइनाइड के कार्बन पर अटैक कर रहे हैं, पर अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो अटैक विल बी ऑन दैट दिस पोजिशन, फोर्थ कार्बन, रादर देन दिस साइनो का कार्बन. ठीक. So let us move to question number 5. Given below are two statements. One is labeled as assertion, other is labeled as reason. Here I just want to tell there is no resonance. Be careful. जल्दबाजी में आप अपने आप इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ एक सर्कल है. ये गलती आप ना करें, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. आपको कभी, अभी तो हो सकता है आप में से कई लोग हंस रहे हो कि ऐसे कौन करता है, पेपर देते क्या कुछ भी दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है. जब आप बहुत प्रेशर में होते हैं तो आप ऐसी गलती करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के बाद निकलने, एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद कई बार दीवार से सिर फोड़ने का मन हो जाएगा कि ये कैसे कर दिया, क्या मैं सो रहा था, मुझे क्या हो गया था. सो ये पॉसिबल है, ये बच्चे करते हैं. दे डोंट, नो वन इन फैक्ट डज दोज थिंग्स इंटेंशनली. इट इज जस्ट द ओवरऑल प्रेशर जो आपको ऐसी गलतियां करवाता है. अगर आप पहले से ही कॉशियस होंगे कि प्रेशर में भी अच्छे से अच्छी कोशिश करनी है, इस तरह की गलती नहीं करनी है, तो बस दैट इज द रीजन व्हाई आई टुक दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में बच्चों को बेंजीन दिखने लग जाएगी. ध्यान रखें, यहाँ बेंजीन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है. इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ -i एंड +i, और कुछ भी नहीं है. तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, लेट्स डू इट नाउ. मेरा मेन पर्पस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या है. ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग, A greater than B greater than C. Yes, because chlorine पास में है, distance matters. So this is rightly placed. chlorine -i ज़्यादा करेगा और better -i acidity is more, है ना. more -i more Ka more acidity. So A में सबसे ज़्यादा -i है, फिर B और C में +i है. So yes, first statement is correct. Fluoro is a stronger electron withdrawing group than chloro. This statement is also true, but is it reason? No, because आप because लगा के कहेंगे तो आंसर जो है वो तो A को stronger बता रहा है ना. So yes, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Let's move to question number 6. In the above conversions, the correct sequence of reagents to be added. 2 एरो लगे हैं तो आप ये ना सोचें कि बस 2 ही स्टेप में हो जाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. जो भी रिएजेंट्स आपको आंसर देंगे वो हम सिलेक्ट करेंगे. ठीक. सो एक एक ट्राई करना होगा. CH3NO2. इफ कंपाउंड को जो ओरिजिनल कंपाउंड देकर रखा है उसे हम यहाँ लिख लें और फिर शुरू हो जाए. CH3NO2 एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. सबसे पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है आयरन एंड H+ अगर लिया, उसमें भी मैंने फर्स्ट के बाद जो बनेगा वो लिखा. आयरन एंड H+ अगर हम लेंगे तो CH3 और NH2 बन गया. उसके बाद कह रहा है HNO2 ले लो, ले लिया तो ये डाइजोनियम बन जाएगा, ये हमारा N2+ बन गया. अब कह रहा है CuCl ले लो, ले लिया. CuCl अगर हम ले लेंगे यहाँ Cl बन गया, यहाँ CH3 बन गया. अब कह रहा है KMnO4 ले लो, KMnO4 लूंगी तो ऊपर COH और नीचे क्लोरीन आ जाएगा. ब्रोमीन का तो कहीं आना जाना हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन 1 इज रिजेक्टेड. इट कैन नॉट बी द आंसर. लेट अस मूव टू ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 में सबसे पहले कह रहा है KMnO4 ले लो. चलिए KMnO4 अगर आपने लिया तो ये हो गया COH एंड NO2. ठीक है. अब इस पर ब्रोमीन आयरन लगाने की बात कर रहा है. 2 स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, है ना. तो क्या ही बनेगा और कैसे बनेगा, बड़ा ही मुश्किल है. चलिए हम मान लें कि रिलेटिवली जो है मोर डीएक्टिवेटिंग इज NO2. यहाँ लग गया, ऐसा मान लें. आयरन और H+ से रिडक्शन भी अब अगर करवाऊँ मैं, बाद में क्लोरीन तो इन्होंने दे रखा है सिर्फ रेडिकल. ये क्लोरीन तो किसी भी तरीके से हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन पर नहीं आ रहा. सो फॉर श्योर
This option is also wrong. Let us move to third option. Third option कह रहा है सबसे पहले आयरन ब्रोमिन ले लीजिए. Yes, more activating is CH3, तो उसके डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के हिसाब से यहाँ ब्रोमिन ले लिया. अब आयरन इन एसिडिक मीडियम अब रिडक्शन करवा रहा है, तो CH3 ब्रोमिन और ये बन गया NH2. अब क्या करने को कह रहा है, HONO मतलब HNO2 डालने को कह रहा है. HNO2 अब डाइजोनियम बनवा लेगा, CH3 ब्रोमिन और ये बन गया N2 प्लस. अब कह रहा है CuCl, CuCl तो CH3 ब्रोमिन और ये आ गया क्लोरीन. ठीक, लास्ट स्टेप में लाकर कहा गया है KMnO4 ऐड करें. KMnO4 CH3 का ऑक्सीडेशन कर देगा, तो ये यस, तो दिस इज आवर आंसर. नाउ दिस इज क्लियर कि ये हमारा आंसर है थर्ड. ठीक, इसने हमें पूरा करेक्ट सेट दिया है. मैं फोर्थ से अगर चलूं भी तो आई थिंक कहीं पर भी जो NO2 बना है उसको डिस्प्लेस करने का रास्ता दिया ही नहीं है, है ना. यहाँ NH2 के बाद KMnO4 क्या करेगा, कुछ भी नहीं. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड. क्लियर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. 1 bromopropane. Let us first draw the structure of 1 bromopropane. ये है is reacted with reagents in list 1 and the products are mentioned in list 2. So it is a direct question from a table जो alkyl halide chapter में SN reactions के साथ दिया हुआ है. सबसे पहले अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH क्या करता है, E2, तो आंसर बनेगा अल्कीन. इसका मतलब है फॉर फर्स्ट वी विल मैच ऑप्शन 3 अल्कीन. अल्कोहलिक KCN, ये यहाँ सिर्फ KCN के लिए पूछा है. आप याद रखें ये एडवांस में भी आया है. KCN विल गिव डायरेक्टली साइनो, और अगर यहीं पर AgCN दिया हो तो आप करेंगे आइसोसाइनो. ओके, तो ये ध्यान रखना. तो हमें यहाँ पर तो ये ऑप्शन दिया है साइनाइड, मतलब आंसर बनेगा नाइट्राइल 1. AgNO2, AgNO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, नाइट्रोजन की लोन पेयर अटैक करेगी और इसलिए नाइट्रो कंपाउंड यहाँ बनता है, नाइट्रो अल्केन बनेगा. और लास्ट क्या है, लास्ट है CH3COAG, एसिटेट अटैक करेगा, एस्टर बनेगा. ठीक, सो लेट अस मैच. AgNO2 विल गिव अस नाइट्रो फोर्थ एंड इसमें आंसर आ रहा है एस्टर. A का 3 से ही पहला में ही आंसर आ गया. B का 1, 4 and 2, so answer is 2. 3, 1, 4, 2 as we predicted. ठीक, आपको ध्यान ये रखना है कि AgNO2 will always form nitro, KNO2 will form isonitro, KCN will form cyanide, AgCN will form isocyanide. ये तो आइसो और नॉर्मल का जो क्रिस क्रॉस है, साइनो में आइसो बनाता है सिल्वर और नाइट्रो में आइसोनाइट्रो बनाता है KNO2. ओके, ये केस आप ध्यान रखें. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. इस कंपाउंड के लिए हम यहाँ आए हैं. ये कंपाउंड बहुत फेमस कंपाउंड है, निनहाइड्रिन. अब वैसे तो जेम डायोल्स एक ही कार्बन पर 2 OH एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, एक्सेप्ट फ्यू सिलेक्टिव 5-6 कंपाउंड्स, और उसमें एक है ये कंपाउंड निनहाइड्रिन. ये ऐसा
अब क्या होता है कि 3 कार्बोनिल आमने सामने अड़ोस पड़ोस, तो इनमें बड़ा स्ट्रॉन्ग डायपोल रिपल्शन होता है, और इन तीनों में भी देखें तो दिस वन हैज हाईएस्ट टेल प्लस, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा इस जगह पर अवेलेबल है, इसलिए जब इस पर वाटर अटैक करता है तो इस कार्बोनिल पर जेम डायोल बनेगा, स्टेबल यही होगा। कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक की भी रिएक्शन अगर होगी तो वो इस ही जगह से होती है, और ये देखिए ये है इसका 5 मेंबर चिलेशन ऊपर और नीचे। तो मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, जहां पर सेंटर में बन रहा हो, यस, तो आंसर 4। ये तो आपको याद होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, आपको याद दिलाने के लिए कि ये जो निनहाइड्रिन है ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में काम आती है। इसका नाम है इंडेन 1,2,3 ट्रायोन। ये देखिए स्टेबल जेम डायोल होता है, स्टेबल जेम डायोल बनाता है वाइट पाउडर इन लैब। ठीक, कैसे इसको हम प्रोटीन्स के टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, देखिए अननोन कंपाउंड लिया, निनहाइड्रिन डाला, यू विल हैव अ डीप ब्लू और पर्पल कलर, ये आपको ऑब्जर्वेशन होगी। और इसीलिए निनहाइड्रिन का हम फिंगरप्रिंट एनालिसिस में स्टेन बनाकर, है ना, वो कुछ लगाते हैं, और फिर कैसे वो जहाँ पर भी फिंगरप्रिंट एनालिसिस होता है एक पर्पल कलर का अपीयरेंस हो जाता है कि क्या फिंगरप्रिंट्स हैं, वहाँ निनहाइड्रिन का वो वाइट पाउडर आपने देखा होगा अलग अलग जो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में, या क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, या ये दिस व्हाट यू कॉल इट, ये जो साइंस होती है विच इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग द क्राइम केसेस, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये इस तरीके की इसकी रिएक्शन है। आई हैव रिटर्न इट, आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रीज करके और इस पूरी टेस्ट को देख सकते हैं, बट आई थिंक आपको इस टेस्ट से ज़्यादा ये कलर की ज़रूरत है कि डीप ब्लू कलर आता है निनहाइड्रिन में, इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। ओके, ये पूरा आप यहाँ करें। ध्यान ये रखें कि दिस टेस्ट इज गिवन बाय अमीन्स, अमोनिया 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन्स एंड अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, ये सभी लोग ये टेस्ट देते हैं। ठीक, ये सारे लोग ये टेस्ट देते हैं, और वो डीप ब्लू कलर इस कंपाउंड का बनता है। Clear? So let's move to next question, question number 9. Which of the following statement is correct for paper chromatography? अब आप कहेंगे कि भाई क्रोमेटोग्राफी तक तो पिछले एपिसोड में बात हुई, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया सवाल। पेपर क्रोमेटोग्राफी, यस, एनसीईआरटी में प्रेजेंट है ये पूरी बातें जो इन्होंने 4 ऑप्शंस में क्रिएट करी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का टाइप है, का हिस्सा है। ठीक, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी is based on continuous differential partitioning of component of mixture between stationary and mobile phase। जो चीज मूव करती है और उस मिक्सचर को सेपरेट करती है वो होता है मोबाइल फेज, और जो सरफेस प्रोवाइड करता है वो होता है स्टेशनरी फेज। Paper chromatography is a type of partition chromatography. In paper chromatography, a special quality paper known as chromatography paper is used. Chromatography paper contains, now this is our line, chromatography paper contains water trapped in it, which act as a stationary phase. तो यहाँ stationary phase paper काम नहीं कर रहा है, वो जो water है ना पेपर क्रोमेटोग्राफी के पेपर के अंदर, वो स्टेशनरी फेज का काम करेगा, वो पोलर है। अगेन जो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि जो ज़्यादा पोलर होंगे उस वाटर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके साथ रुकेंगे, और जो कम पोलर होंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो रिटेंशन फैक्टर, RF फैक्टर फॉर मोर पोलर विल बी लेस, फॉर लेस पोलर will be more, because the distance traveled by more polar will be less. ठीक, a strip of chromatography paper spotted at the base with the solution of the mixture is suspended in a suitable solvent or a mixture of solvents. This solvent act as the mobile phase. जो आप solvent लेते हैं, जो अब इसे move कराएगा वो होगा
mobile phase. The solvent rises up the paper by capillary action and flows over the spot. The paper selectively retains different components according to their differing partition in the two phases. Okay? टू फेज कौन सा? एक स्टेशनरी फेज जो वाटर है, एक मोबाइल फेज जो आपने सॉल्वेंट लिया. द पेपर strip so developed is known as chromatogram. The spots of the separated colored compounds are visible at different heights from the position of initial spot on the chromatogram. ये आपने एनसीईआरटी से रेफर कर लिया, तो आप यहाँ अब ऑप्शन पे आ जाइए. इजी हो गया. वाटर प्रेजेंट इन द मोबाइल फेज gets absorbed by the paper which then forms the stationary phase. No. Water present in the pores of the paper forms the stationary phase. Yes. As we have already underlined, this line contains water trapped in this paper. Water present in the pores of the paper. Answer is 2. Okay. Paper sheet forms the stationary phase. No, the water trapped in the paper forms the stationary phase. Paper and water present in the pores together form the... बिल्कुल नहीं. I hope it is absolutely clear. Very important. Okay, ध्यान दें आप, और सब कुछ यहाँ है. ठीक, टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे आप समझ लीजिए 30 क्वेश्चन में से कोई एक की रिस्क, वो भी हर पेपर में नहीं, कहीं भूले चुके ऐसा होगा कि भाई ये एनसीईआरटी में नहीं दिया. उस एक क्वेश्चन को लेकर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस न लें. आप एनसीईआरटी करें, आप बेसिक्स करके जाएं, आप सारे सवाल होंगे. ठीक है. और बिल्कुल भी आप परेशान इसमें ना हो कि भाई मेरा बिल्कुल फर्स्ट डे शिफ्ट है तो क्या मेरा टफ होगा, लास्ट डे टफ होगा, कब क्या होगा, ये सब हमारे हाथ की बात है नहीं. हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, हमारे बस का नहीं. तो हमें सिर्फ एक ही काम है, तैयारी पूरी कीजिए, जाइए. ठीक, जो होगा देखा जाएगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 10. विच इज नॉट ट्रू. इस बार हमसे पूछा जा रहा है नॉट ट्रू फॉर द अर्जिनिन. अर्जिनिन अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, अमाइड है इसमें, है ना. यहाँ पर जो RCHNH2COOH है, ये R क्या है, वो ये है. ओके. हमें क्या पूछ रहा है? इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. यस, दैट इज ट्रू. ट्रू because amino acids behave as Zwitter ion, dipolar ion, so they behave like ionic compound and are crystalline solid. It is associated with more than one pKa values. Okay, yes, it will be associated with more than one pKa, क्योंकि एक हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, एक हो सकता है NH3 प्लस का हो. Yes, it has fairly high melting point. Yes, क्योंकि अगर वो आयनिक सॉलिड जैसा बर्ताव करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता ही है. इट हैज हाई सॉलिबिलिटी इन बेंजीन. नाउ दिस इज फॉल्स बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक. जब मैं बार बार कह रही हूँ वो डाइपोलर आयन की तरह बिहेव करेगा, ज्विटर आयन की तरह बिहेव करेगा, है ना, NH3 प्लस CO माइनस, तो पोलर चीज तो पोलर में डिजॉल्व होगी. बेंजीन इज नॉन पोलर. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो पूछा है, नॉट करेक्ट, दैट इज आंसर नंबर 4. Moving to question number 11. Among the following compounds, the one which shows highest dipole moment is. जो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट दिखाएगा वो हमें सिलेक्ट करना है. यहाँ आपको एरोमेटिसिटी के लिए ये जो जंक्शन पाई बॉन्ड है ये कैसे मोबिलाइज होगा, ये कैसे रेजोनेंस में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, वो आता है. ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे शिफ्ट होगा, ये बन गया प्लस, और यहाँ पर आया माइनस. अब इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये रिंग अपने आप में इंडिपेंडेंटली एरोमेटिक हो गई, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, और ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल अनायन दोनों एरोमेटिक हैं. तो डेफिनेटली दिस पोलराइजेशन इज वेरी वेरी आई वुड से एडवोकेटेड. इट विल बी प्रिफर्ड. एज अ रिजल्ट डायपोल मोमेंट अच्छा होना ही है, इसमें बहुत अच्छा डायपोल मोमेंट होगा. सो इतना सोचते ही मेरा आंसर तो वैसे 1 हो गया, लेकिन अभी भी बाकियों में क्यों नहीं. मैं इसमें अगर पोलराइजेशन करूं तो कोई मतलब ही नहीं, एरोमेटिसिटी आएगी नहीं. ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं sp3. इवन ये sp2 भी होते तो यहाँ
एक और एरोमेटिसिटी नहीं है ना, वहाँ दोनों स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, यहाँ नहीं है, तो 1 2 से तो जीतेगा ही। सिमिलरली 4 में भी बात की जाए तो दोनों तरफ 2 sp3 हैं, एरोमेटिसिटी तो इसमें आ ही नहीं सकती। थर्ड में अगर मैं पोलराइजेशन इसको करूं तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, उल्टा करूं तो ये दोनों ही बिल्कुल लड़े मरे रहेंगे कि हम ये पाई बॉन्ड नहीं छोड़ेंगे। कौन एंटी एरोमेटिक बनना चाहेगा, तो ये तो हिलेगा भी नहीं, तो आंसर हुआ 1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, a relatively lengthy mechanistic approach need to be followed here। ठीक, 12th नंबर, मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। इन द अबव रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड रिंग, ठीक, एंड राइट हैंड साइड रिंग आर नेम्ड एज ए एंड बी, मतलब इसको ए और इसको बी नाम इन्होंने दिया है। ठीक, आइए अब शुरू करते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट की बात करनी है, 5 मेंबर है, ये है हमारा स्टार्टिंग। H+ ने अटैक किया अल्कोहल पर और ये प्रोटोनेशन बनकर हटा भी, सो ये हमारा कार्बोकेटायन तैयार हो गया। फर्स्ट हमने इसका एक्सपेंशन देख लिया, ठीक, इसको एक्सपैंड किया तो आप जब इस तरह से करें आप नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरफ 6 7 8 9 10 में कोई अंतर नहीं है, 8 9 10, लेकिन ये 1 जो है, ठीक, अब इससे 5 जुड़ जाएगा, 2 जो है उस पर प्लस आ गया, 3 4, ठीक। 2 जो प्लस है वो तो 2 डिग्री है, तो 1 से हाइड्रोजन की शिफ्ट देखने को मिलेगी, और 1 से अगर हाइड्रोजन की शिफ्ट देखने को मिली तो 1 पर अब पॉजिटिव आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। नाउ यू विल मूव एनी 7 और 10, कोई भी एक्सपैंड करे, ठीक। अगर ये एक्सपैंड करा, मैंने 7 को माना, तो ये वाली 5 की रिंग तो ऐसे ही रही, 1 5 4 3 एंड 2, ओके। हुआ क्या, ये यहाँ से ऐसा स्पायरो कंपाउंड बन गया, 7, राइट, 7 जुड़ गया, और ये जो 6 है इस पर पॉजिटिव आ गया, ठीक। 6 इज कनेक्टेड टू 10 9 and 8. Now again there will be an expansion, और assume 2, अब 2 और 5 की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई भी शिफ्ट करे, ठीक। अगर ये शिफ्ट करता है तो ये इस साइड वाली 6 मेंबर रिंग में कोई चेंज नहीं, ये 1 7 8 9 10 6, but 6 is now bonded to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 1, and 1 is having the plus charge, okay। अब हीट दिया है, आगे कुछ और हो नहीं सकता, तो it will definitely lose H+ from position 6 यहाँ से, and will form the alkene। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। मेजर प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये बनना चाहिए। तो इन द अबव रिएक्शन, लेफ्ट हैंड इज ए, राइट हैंड इज बी, दे अंडरगो रिंग एक्सपेंशन। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस प्रोसेस इज फाइनली बोथ रिंग्स विल बिकम 6 मेंबर्ड। यस, यही हुआ है, बोथ। Finally, both ring will become 5. Only A becomes 6. Ring expansion go up to 7. No. So, answer आपका आया है 1. Clear? आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13. In the following reaction, X is, ये पूछ रहा है X. अब ये जो आपको कैटलिस्ट है, फिर से NCERT पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन 11th में जो हाइड्रोकार्बन अल्केन्स का आइसोमराइजेशन, ये रिएक्शन क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड isomerization of
अल्केन्स, और इसका रूल होगा फ्रॉम लेस ब्रांच टू मोर ब्रांच। आप देखें, आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो 6 कार्बन का 1 2 3 4 5 6, ये है आपका स्टार्टिंग मटेरियल। इसको आइसोमराइजेशन है ना, अनहाइड्रस AlCl3HCl के साथ हीट करेंगे, इट विल बिकम ब्रांच। तो 6 की ब्रांचिंग हुई तो 5। अब इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कोई एक ही केस बना, ठीक। ये 5 मेंबर पेरेंट चेन, 4 मेंबर होता तो ये भी बनेगा और ऐसा भी बनेगा, ये सब इसके रास्ते में बनते हैं। और जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा मेजर होगा। ये जो है ना साइक्लाइजेशन, इसके लिए तो Al2O3 वाला कैटलिस्ट लगता है, वो तो सब Cr2O3 वगैरह पूरे ऑक्सीजन है, गोल गोल ऑक्सीजन गोल गोल वो है। और यहाँ AlCl3 फॉर आइसोमराइजेशन, तो क्लोरीन तो कहीं आया ही नहीं, देयर वाज नो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन। ये दोनों ऑप्शन गए, ये 4th में हटा ही चुकी हूँ। तो यहाँ अवेलेबल आइसोमर में किसी तरह की कोई बात की गई तो 1 2 3 4 5, ये आंसर इज 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, 2-methyl propyl bromide, 2-methyl propyl bromide मतलब यहाँ ये है और यहाँ ब्रोमिन है, यह है आपका 2-methyl propyl bromide, रिएक्ट्स विथ C2H5O-। अगर C2H5O- की बात की गई है, और क्योंकि ऑप्शन में ईथर ही ईथर भरा हुआ है तो मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूंगी, और एक बार कही गई है C2H5OH। जब C2H5OH की बात कही गई तो ये न्यूट्रल सॉल्वेंट है, ये सॉल्वोलिसिस कराएगा ज़रूर, लेकिन क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, राइट, क्योंकि न्यूट्रल है और ऑक्सीजन न्यूट्रल होकर कोई अच्छी डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो होगी नहीं, तो यहाँ हमारे पास चॉइस ही नहीं है, ये रास्ता यूनिमॉलिक्यूलर होगा। ये इंतज़ार करेगा कि कब बनेगा कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंज होगा ही होगा क्योंकि 3 डिग्री है, और जब ये रीअरेंज हो गया, एक अच्छा बढ़िया कार्बोकटायन 3 डिग्री बन गया, तब जाकर इथेनॉल अब इस पर अटैक करने आएगा, है ना। तो RDS क्या है, RDS ये कार्बोकटायन का बनना है, ठीक। यहाँ पर RDS क्या है, RDS है कार्बोकटायन का बनना, फिर वो रीअरेंज हुआ, अब इथेनॉल ने उस पर अटैक किया और हमें यहाँ OET, ठीक, फर्स्ट अटैक देन लॉस ऑफ H+। तो ये इथेनॉल की प्रेजेंस में मैकेनिज्म इज यूनिमॉलिक्यूलर SN1, पर जब C2H5O- है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये इस तरीके से अटैक करेगा डायरेक्ट और ये OET बन जाएगा, तो ये SN2 से ईथर बनाएगा। हाँ, इस ETO- के साथ आप मानकर चलें, इन्होंने तो सवाल ये पूछा, हमने बना दिया, बाकी एक्चुअल में इसमें मेजर प्रोडक्ट E2 से ये अल्कीन होने वाला है, ओके। ये अल्कीन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा। खैर, हमारे पास ऑप्शन में ईथर ही ईथर है, हम ईथर की बात कर रहे हैं, तो 1 जो है 1 उसमें SN2 ए आइसोब्यूटाइल, चेक करिए आइसोब्यूटाइल है, हाँ, एंड इथाइल ईथर, और SN1 टर्ड ब्यूटाइल, चेक, टर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर, यस। तो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 1, SN1 टर्ड ब्यूटाइल, SN1 नो, 2 ब्यूटाइल इथाइल ईथर, isobutyl ethyl ether. Answer is 1. Moving to question number 15. D plus glyceraldehyde. चलिए, तो सबसे पहले हम बनाए what is glyceraldehyde. CHO, CH2OH. D बोला है मतलब this OH is on the right hand side. This is your D plus glyceraldehyde. इस पर रिएक्शन लेने को कहा गया है HCN का, बिल्कुल। तो ये सेंटर पे तो कोई चेंज नहीं आया, ये तो जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन यहाँ अब एक नया सेंटर तैयार हो जाएगा
जिस पे या तो साइनो राइट में जुड़ेगा और या साइनो लेफ्ट में जुड़ेगा। साइनो लेफ्ट में आया, साइनो हाइड्रोजन की रिएक्शन तो है, लेकिन ये बॉटम वाला तो वैसे ही रहा ना। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया गया, ठीक, हाइड्रोलिसिस हम कर देंगे तो मिक्सचर ही चलेगा। सो वी विल हैव H CH2OH HOH OH COOH, और दूसरी तरफ भी यही काम CH2OH HOH COOH OH। फिर HNO3 का इस्तेमाल किया गया। HNO3 का इस्तेमाल करके इस CH2OH को करवा दिया जाएगा COOH, है ना। आइए बना लेते हैं, और अब मैं COH को ऊपर ले लेती हूँ। जब मैं इसका एक्सचेंज टॉप पर लेने वाली हूँ तो मुझे यहाँ 2 एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे, COH H HOH। तो OH राइट में आ गया है और HOH ये बना। इसमें भी मैं यही काम करूँगी, तो मुझे COH टॉप पे चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को जो चाहिए वो मैंने बना लिया, जो फिक्स है वो लिख लिया, 2 एक्सचेंजेस, फर्स्ट एक्सचेंज, और फिर यहाँ H आया, H और OH का एक्सचेंज, तो OH और H का ये 2 प्रोडक्ट मुझे बनने चाहिए। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन आर 2 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स। नो, 2 ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बने हैं, क्योंकि ये तो मीजो बना है, करेक्ट। दिस कंपाउंड इज मीजो, ये नहीं बना। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो 1 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 मीजो, ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, तो फर्स्ट नहीं आंसर हो सकता। 1 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 मीजो, करेक्ट। 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड 1 मीजो, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, मीजो तो खुद ही इनएक्टिव है। 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट्स, नो। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। ओके, question number 16. In the reaction given below, HCl KOH, the major product will be। आइए अब देखिए, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर हमें स्टार्टिंग में दिया है, हम सबसे पहले इसे लिखें, है ना। ये क्या दिया हुआ है? सबसे पहले एक रिंग है, फिर एक 6 मेंबर की भी रिंग है, 2 कार्बन NH2OH, और यहाँ पर स्पाइरो 5 मेंबर रिंग अटैच है। अब जब इसमें HCl डाला गया तो ये भी रिएक्ट करेगा और ये भी, है ना। कैसे रिएक्ट करेंगे आइए वो बनाते हैं। इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यहाँ आप कार्बोकैटायन बनेगा ना, और ये बन जाएगा NH3 प्लस Cl माइनस, ये यहाँ 5 मेंबर रिंग। नाउ दिस विल एक्सपैंड, अब ये यहाँ से एक्सपैंड कर लेगा, ठीक। और अगर इसने ऐसे एक्सपैंड किया तो इस जगह पर भी 6 मेंबर रिंग आएगा, 5 की रिंग अब एक्सपैंड होके 6 की बन गई। यहाँ पर 1 2, और ये अभी भी NH3 प्लस Cl माइनस रहा, ठीक। अब ये पॉजिटिव अल्कीन, क्योंकि ऑप्शंस में अल्कीन है, तो यहाँ तो अब कार्बन है ही नहीं, सॉरी हाइड्रोजन है ही नहीं कि अल्कीन बना सके, ठीक। अगर मैं देखूं कि सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहाँ इसे अल्कीन बनाना चाहिए, तो आई थिंक ये या ये सिमिलर ये या ये सिमिलर ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन हमें मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन क्वेश्चन में मिलने वाला है। तो आइए बढ़ाते हैं उस तरफ। तो ये रिंग ऐसे बनी, अल्कीन 1 2 NH3 प्लस Cl माइनस, और ये यहाँ से इसी जगह से मेरे ख्याल से ये आपकी 6 मेंबर रिंग बनी रही, ठीक। अब KOH का क्या पर्पस है? KOH का पर्पस सिर्फ यहाँ से HCl खाना और इसे NH2 में रीजनरेट करना है, और इसलिए आंसर जो होगा वो है 3rd। ये देखिए डबल बॉन्ड, 6 मेंबर बनाई नहीं, ये कैसे हो सकता है, ठीक। बनाई पर वो पॉजिटिव कहाँ गया, इसका कोई ठिकाना नहीं।
यहाँ अल्कीन बिल्कुल गलत, सो आंसर इज थर्ड। ओके, फॉर द गिवन रिएक्शन सेक्शन बी में हम आ गए हैं। शायद मैंने वीडियो की स्टार्ट में कहा था कि वी हैव 16 क्वेश्चंस, बट इट सीम्स वी हैव 17। ओह, एंड दिस इज द डिस्प्यूटेड वन टू। तो क्लोज जो हो रहा है वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन के साथ हो रहा है। एनटीए ने इसका आंसर 4 दिया है एंड आई लाइक टू गो फॉर 5। देखें कैसे, फॉर द गिवन रिएक्शन, ठीक, अब H प्लस हीट मतलब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय टर्शरी कार्बोकैटायन, हर तरह का नहीं, टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन से हमें चलना है। तो मैं अगर देखूं कि सबसे ओरिजिनल जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो है CH पॉजिटिव, राइट, CH3 अब दो तरफ इसके रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, या तो राइट या लेफ्ट। 3 डिग्री दोनों तरफ बन रहा है, मुझे दोनों तरफ लेना पड़ेगा। तो CH3 मैं हाइड्राइड शिफ्ट ले रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर हाइड्राइड शिफ्ट। CH3 तो ये गया एंड CH2 CH3 पॉजिटिव, ठीक। This will now form the other shift I will use later। पहले मैं इसे कंप्लीट करूं, मेरे को ले जाना है। तो दो केसेस क्या आ रहे हैं, CH3C CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3C CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये दो प्रोडक्ट, यहाँ 1 देर इज नो GI और एक ये प्रोडक्ट, राइट। तो 2 प्रोडक्ट्स यहाँ आए। इफ आई वुड हैव गॉन फॉर मिथेनाइड शिफ्ट, अगर हम मिथेनाइड शिफ्ट पे गए होते तो हमारा आंसर क्या बनता, CH3 CH3 पॉजिटिव CH3 CH3 लेकिन ऐसा करते ही मेरे पास ये कायरल सेंटर तैयार हो गया है। तो ये तो यहीं पर मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, 2 प्रोडक्ट्स तो बनना ही है, इसका मतलब है ना। अब मैं इसमें जब अल्कीन की बात कर रही हूँ तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 ये भी बना है ना, और CH3 डबल बॉन्ड C CH3 ये भी बना। यहाँ कोई GI कोई OI नहीं है, तो इसे तो मैं एक ही गिनूंगी, ठीक। NTA ने इसे भी एक ही गिना है, दिस इज माय प्रॉब्लम। जबकि यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, क्योंकि R और S दोनों अलग अलग होंगे ना, R और S दोनों अलग होंगे, तो यहाँ पर हमें 2 प्रोडक्ट्स गिनने चाहिए। NTA हैज कंसिडर्ड ओनली 1। ओके, अगर लैंग्वेज पे जाती हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स लिखा है, इन्होंने टोटल दिया है, तब तो मैं आंसर इसका जो है, राइट, अगर टोटल भाई पूछोगे तब तो हम स्टीरियो जोड़ कर ही आंसर देंगे, यही कन्वेंशन है जेई का, ठीक है। एडवांस में तो बिल्कुल यही फॉलो होता ही है कि टोटल दे रहा है तो मैं तो आंसर 5 ही करूंगी। हाँ, अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड लिखा होता, अगर ये लिखा होता तो मैं बिल्कुल आंसर 4 को सपोर्ट करती, क्योंकि स्ट्रक्चर्स आ गया, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो मैं स्टीरियो नहीं शामिल करती। आई होप माई पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक। अगर इसमें यहाँ वैसे ही ब्रैकेट में लिख देते एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, बहुत ही अच्छा होता, लैंग्वेज वुड हैव बीन कंप्लीटली अनडिस्प्यूटेड आंसर 4। ये लैंग्वेज विल डेफिनेटली मेक द आंसर 5, बट एज यूजुअल हर लेक्चर में आप देख रहे हैं एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है जो बिना रीजन से NTA करेक्ट नहीं कर रहा है, और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो आप इन सब की चिंताएं छोड़ें, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें और आगे बढ़ें।
ठीक, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो टुडे इज 19th जनवरी, 27 से आपके मैथ, साइंस और केमिस्ट्री वाले बीटेक के पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो अब कितने दिन बचे हैं? करीब करीब 7-8 दिन बचे हैं। आई सजेस्ट यू कि स्टॉप रीडिंग एनीथिंग न्यू, सिर्फ PYQs करें, उनके डिस्कशंस को देखें और उन्हीं में अपनी एरर्स, अपने डिस्प्यूट्स या आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करते हुए आगे बढ़ें। दैट इज़ माई पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लीज़ आप डेली अपने शेड्यूल को अब इस तरह से बनाइए कि किस समय पर पेपर है, आप उस पर्टिकुलर साइकिल में अपने आप को एडजस्ट करें। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि 2 से 5 आपको तो सोने की आदत है, वो ख़त्म करें। ये 8 दिन में आपको ये आदत बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज एग्ज़ाम के दिन भी आपको 2 से 5 में बढ़िया नींद आ रही होगी। ठीक, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। एंड इस तरह की कुछ भी चीज़ें यहाँ वहाँ ना ढूंढें कि भाई आपको किसी तरह से कोई पेपर का पता चल जाए, कौन सा क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, क्या ये टॉपिक आएगा, इसकी कोई भी आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अगेन एंड अगेन, एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, स्टिक टू NCERT, स्टिक टू a lab manual, and third thing is your PYQs। ठीक, आप इसी पूरे में चलते रहिए। मैक्सिमम अगर आपके पास समय है आप एग्जाम्पलर देख लीजिए, बस दैट इज इट एंड दैट इज ऑल। इसी पूरे गोल 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 चक्कर में आप चलते रहें और आपके बहुत अच्छी केमिस्ट्री का पेपर जाने वाला है। ठीक, हाँ, अगर आपको किसी तरह के कोई टॉपिक में कुछ कमी महसूस हो रही है या कुछ ऐसा ज़रूरत है, या आप सेशन 1 के बाद किसी पर्टिकुलर टॉपिक को फॉर एडवांस या सेशन 2 इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, लिंक टू विच इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। ठीक, एंड प्लीज़ शेयर अवर वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड peers, and drop the like on this particular video and a comment if possible. So see you again in the next video. Be positive, keep your spirit high, and of course keep working hard. Till then, take care, bye bye, thank you.